हेलो दोस्तों। मैं विशाल बोहरा आज से फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हमारे साथ है आकांक्षा, जिन्होंने गेट ऑल इंडिया रैंक 10 हासिल की है और उन्होंने बायोमेडिकल स्ट्रीम में ये इतनी अच्छी रैंक हासिल की है। सो आज हम जानेंगे कि उन्होंने गेट की प्रिपरेशन कैसे की, क्या उनकी जर्नी थी, क्या हसल्स उनके सामने थे, कौन से वो ऑब्स्टेकल्स थे जिनको उन्होंने पार किया और इतनी अच्छी रैंक गेट बायोमेडिकल में हासिल की। सो आई वुड लाइक टू congratulate you, Akanksha, for achieving an amazing rank in the GATE 2023. Please introduce yourself. So I'm Akanksha Sarogia from Indore, and currently I'm in my final year of biomedical engineering from SJ Cycles College. And right now I'm doing my internship, and like yes, I'm very happy that I Okay. actually secured the Okay. rank. So, so which paper of GATE you appeared in, and what was your score and marks? And All India rank is 10. So, what was your marks and score and the name of the paper of GATE? Okay, so I appeared for biomedical in 2023, and my score is 772, and my marks were 46 Okay. And where have you done your engineering from? from SJ Cycles. It Okay. is in Indore. So, have you done your engineering or it's going on? Like I'm in my final year, my end semester is about to happen in this month. Okay. So, अभी आपका बीटेक चल रहा है, right? Yes. Okay. So, how many times have you attempted the GATE exam in the biomedical stream? Actually, this was my second time. I also appeared in 2022, but I didn't cleared it last year, not even cut off. So I reappeared it. ओके, सो लास्ट टाइम आपके कट ऑफ मतलब आपने क्लियर नहीं की थी, बट इस टाइम आपने एकदम से बूम किया है, लाइक पहले कुछ रैंक ही नहीं था, बट अब ये रैंक तुमने अंडर 10 ले आई। इट्स एन अमेजिंग, और ये बहुत ही बड़ी बात है। सो व्हेन डिड यू डिसाइड दैट यू वांट टू अटेम्प्ट गेट एग्जाम एज अ सीरियस करियर ऑप्शन? और मतलब तुमने ये कब सोचा कि मुझे गेट ही चूज करना है, या फिर क्यों सोचा तुमने कि मुझे गेट ही चूज करना है? क्योंकि काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, बीटेक के बाद अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री के आने के Yes. बाद वी आर अलाउड टू गिव एनी कंपटीशन एग्जाम एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट तुमने गेट को ही क्यों चूज किया? एक्चुअली गेट देना है ये मैंने थर्ड ईयर में डिसाइड किया था व्हेन माय थर्ड ईयर हैज जस्ट स्टार्टेड। तो बेसिकली बायोमेडिकल फील्ड को मैंने काफ़ी एक्सप्लोर करने का ट्राई किया था उस ईयर में कि एक्चुअली ये फील्ड है क्या, इसके क्या क्या रिसर्च एरियाज हैं, आपके क्या ऑप्शन। हम्म। तो आई रियली गॉट फैसिनेटेड विद द वर्क गोइंग ऑन इन दिस फील्ड, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगा कि बीटेक में हम इतना नॉलेज नहीं ले पाते हैं चीज़ों का, इट्स जस्ट द बेसिक्स दैट वी लर्न इन द बीटेक। तो मुझे इसमें ज़्यादा एक्सप्लोर करना था और ज़्यादा समझना था इस फील्ड को, और मुझे आगे रिसर्च की एरिया में ही जाना है। तो आई थॉट दिस टू बी द बेस्ट ऑप्शन टू एंटर टू एमटेक। ओके, एंड बीटेक में तुम्हारा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से ही है या फिर तुम दूसरे स्ट्रीम से हो? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ओके। सो ट्वेल्थ के बाद तुमने भी जेई का पेपर दिया होगा, और ट्वेल्थ के साथ या उसके बाद, सो अभी मतलब उस टाइम पे तुमने क्या ये ऐसा सोच रखा था कि मुझे बायोमेडिकल ही लेना है जेई की, जब तुम प्रिपरेशन कर रही थी, तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज जब लेना था, या तुम लेना कुछ और चाहती थी बट तुम्हें बायोमेडिकल लेना पड़ा? सो इसके बारे में थोड़ा तुम बताओगी? एक्चुअली स्टोरी काफ़ी डिफरेंट है मेरे केस में। आई वॉज अ वेरी वीक स्टूडेंट फ्रॉम स्टार्टिंग। मैं इतना पढ़ नहीं पाती थी अच्छे से। जेई भी देना था, अभी वाली रैंक बट के बाद नहीं आई लगता कि तुम ट्राइड अ लॉट। थी? हाँ, आई एम सेइंग दैट कि अभी वाली रैंक Can you गेट repeat? देखकर तो नहीं लगता कि तुम काफी वीक स्टूडेंट थी। That's what I'm telling कि स्टोरी इतना इजी नहीं है। लाइक जे के टाइम पे भी मैंने काफ़ी प्रिपेयर किया था, बट इट वाज लाइक इतना इजी नहीं होता था समझने के लिए कि हाउ दिस थिंग्स आर हैपनिंग, फिजिक्स एंड हम्म। केमिस्ट्री।
बट आई जस्ट ट्राई कि ठीक है, कभी तो समझ में आएगा, करना है। बट दैट टाइम आई डिडंट क्लियर द जेईई, बट जितने मार्क्स आए थे उससे मुझे एसजीएस मिल रहा था। और वो भी आई कांट सिलेक्ट द सब्जेक्ट बिकॉज उनकी जो ये बायोमेडिकल और एक दो फील्ड्स होती है, उनमें लास्ट लास्ट तक सीट बच जाती है। सो आई गॉट द सीट लाइक दिस, लाइक नॉट ऑन द काउंसलिंग बेसिस, जस्ट लाइक गॉट इट। तो जो मिला था वो बायोमेडिकल था। ऐसा कुछ सोचा नहीं था मैंने स्टार्टिंग से कि आई हैव टू गो इन दिस फील्ड। Then after that, first year, second year also was like this only कि ठीक है, चल रहा है, इतना कुछ नहीं सीरियस है पढ़ने के लिए। बट एक टाइम ऐसा आता है लाइफ में, मुझे लगता ही है कि यार ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो दैट वाज माय सेकेंड ईयर जब मैंने एक्चुअली सोचा कि यार करना पड़ेगा कुछ। तो that was the time when I actually started reading things on a daily basis। या अगर समझना है कुछ चीज़ें तो रीडिंग हैबिट तो बढ़ानी ही पड़ेगी। तो बुक्स वगैरह पढ़ना काफ़ी स्टार्ट किया था, और जो भी कोर्सेज हैं उनको काफ़ी डीप में पढ़ने की कोशिश की थी। तो लाइक उसे धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आने लगी कि अच्छा, चीज़ें इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है अगर उन्हें पढ़ा जाए तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा स्टेप अप हुआ। और फिर थर्ड ईयर में भी मैंने गेट देने का ट्राई किया था, पढ़ा था, बट वही कुछ तो प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से हुआ नहीं। और लास्ट ईयर जो गेट दिया था उसके बाद आई वाज लाइक वेरी मच डिप्रेस्ड कि यार नहीं होगा, अब तो इतने सालों से ट्राई कर रहे हैं कुछ करने का, बट कोई नहीं रहा है। तो लाइक आई वाज नॉट इन द फेज कि मैं ये सोचूं कि मैं फिर से दूंगी नेक्स्ट ईयर, ये हम्म। रिजल्ट मिलेगा। बट देन आई ट्राई कि एक बार से बात करती हूँ। सो आई टॉक टू वन ऑफ माय प्रोफेसर कि ऐसा ऐसा है, नाउ आई रियली नीड अ गाइडेंस। तो उन्होंने मुझे बोला कि इतना टेंशन मत लो, तुम्हारे हाथ में ट्राई करना है तो वो तो तुम करो, नहीं होगा तो शायद कुछ और ऑप्शन होगा तुम्हारे लाइफ में जो बेस्ट होगा तुम्हारे लिए। तो ऐसे फिर मैंने फिर से सोचा कि ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। तो आई अगेन ट्राई, और इस बार मैंने कम्प्लीटली सारी चीज़ें छोड़कर सिर्फ इस पे फोकस किया था कि सोचना हम्म। ही नहीं कि प्लेसमेंट में बैठना है या कोई और फील्ड जानी है, अगर नहीं हुआ तो क्या करना है। आई जस्ट केप्ट इन माइंड कि करना ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दैट प्रिपेयर्ड लाइक दैट। और बस ऐसे ही फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया, और अपने आप चीज़ें आने लगी कि क्या है तो ईजी है, हो जाता है, राइट। लाइक दैट। सो गाइज, आपने देखा कि आकांक्षा ने कहा कि अगर करना है तो फिर सब कुछ आसान होने लगता है, तो एक बार आप फोकस से किसी चीज के पीछे लग जाएं, सो डेफिनेटली आप उस चीज को पा लेते हैं। सो ये काफी अच्छी तुम्हारी स्टोरी थी, तुम्हारा ये जर्नी वाकई में काफी स्ट्रगल भी था इसमें, और जिस दिन तुमने समझा कि पढ़ने से सब कुछ होता है तो चीजें तुम्हें आसान लगने लगी। सो गाइज, आप सब लोगों को भी अपना एक फोकस गेट को बना के रखना है अगर इसको एक अच्छी रैंक से क्रैक करना है तो। आकांक्षा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बुक्स डिड यू फॉलो फॉर गेट प्रिपरेशन? कुछ बुक्स के तुम नाम बताओ जो कुछ स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग की फीस या प्रीमियम सोर्सेज, वो उन बुक्स को पढ़ के भी गेट में अच्छी रैंक ले आए, नॉट अंडर 10 बट अंडर 100 200 वो रैंक ले आए। सो वो कौन सी बुक्स थी जो तुमने फॉलो की या फिर फॉलो करनी चाहिए किसी भी गेट बायोमेडिकल एस्पिरेंट को? ओके, सो मेन सब्जेक्ट्स जैसे बायोमैकेनिक्स होता है, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम होता है। तो बायोमैकेनिक्स के लिए मैंने फंडामेंटल्स ऑफ बायोमैकेनिक्स यूज किया था, तो मैंने यहाँ आया कि बुक है, लाइक वो काफी फंडामेंटल है, और उससे गेट का लगभग पूरा प्रिपरेशन हो जाता है। और बायो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए खानपुर एक बुक है, वो यूज कर सकते हैं। मैथ्स के लिए वीवी रमना करके एक बुक है। लाइक ये सब बेसिक्स ही हैं, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग की ही बुक्स हैं, तो लाइक ये काफ़ी इजी होती हैं समझने के लिए। बाकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के तो नोट्स अवेलेबल होते ही हैं, और ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता। तो नॉर्मली वीडियो से अपने नोट्स वगैरह से इनको पढ़ सकते हैं। और क्या, सिग्नल एंड सिस्टम, हाँ, सिग्नल एंड सिस्टम एंड मेडिकल इमेजिंग सिस्टम,
मेडिकल इमेजिंग के लिए एक काफ़ी अच्छी बुक है, प्रिंस एंड लिंक्स करके। लाइक ऐसा था कि लास्ट ईयर और उसके पहले भी मेडिकल इमेजिंग के क्वेश्चंस आए थे GATE में, और मोस्ट सिमिलर उसी में से आए थे, प्रिंस एंड लिंक्स के। काफ़ी एकदम सिमिलर क्वेश्चन थे, बस ऐसा लग रहा था कि वैल्यूज ही बदल के रख दी है उन लोगों ने। तो मेडिकल इमेजिंग के लिए प्रिंस इज द बेस्ट। ओके। ओके। अगर मैं बात करूं कि गेट बायोमेडिकल को क्रैक नहीं करना है, जस्ट क्वालिफाई करना है, सो ऐसे वो कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको एस्पिरेंट्स पढ़ के गेट बायोमेडिकल क्वालिफाई कर सकते हैं, कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं? ऐसे वो कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं? प्लीज शेयर इट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैथ्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड मेडिकल इमेजिंग। इवन बायोमेकेनिक्स भी बहुत ईजी होता है, मतलब इतना वो डीप या हाई लेवल कुछ भी नहीं है। तो मैथ्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट, बायोमेकेनिक्स एंड मेडिकल इमेजिंग। अगर मेडिकल इमेजिंग सिस्टम को छोड़ देते तो ये तीन सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इस बार 2023 में भी इलेक्ट्रिकल सर्किट से काफी क्वेश्चंस आए थे, वो बहुत इजी। तो मेन ये सब्जेक्ट्स को पढ़ना ही चाहिए। Okay. So guys, if you are preparing for GATE biomedical engineering paper and you really wanna crack the GATE examination in 2024 or 25, then you can take the test series of findmytest.com and you can take a proper guidance on our WhatsApp support chat, which is 9509939058. My next question is, what was your revision strategy? हर एक एग्जाम एस्पिरेंट के लिए ये क्वेश्चन है कि रिवीजन कैसे किया जाए। आकांक्षा, होता क्या है कि हम आज पढ़ रहे हैं वो कल भूलने लगते हैं। मतलब अपन जो भी पढ़ते जाते हैं वो एक अपना इंसानी नेचर होता है कि अपन भूलते ही रहते हैं। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो अपन पढ़ लेते हैं वो फिर नहीं भूलते। तो वो पढ़ने का तरीका होता है अपना अपना। कैसे तुमने कैसे पूरे इतने बड़े गेट के सिलेबस को रिवाइज किया, पूरे साल तक उसको कैसे याद रखा, कैसे उस पर कमांड बनाए रखी? सो तुम्हारी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या था और रिवीजन करने का क्या शेड्यूल था तुम्हारा पूरे ईयर का? सो प्लीज शेयर इट। शेड्यूल ऐसा होता है कि सबके लिए अलग अलग शेड्यूल मैटर करता है। लाइक सम पीपल लाइक टू स्लीप इन लाइक डे टाइम और रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं। बट माइन वाज आई यूज्ड टू वेक अप एट 4:30 डेली, कि रोज 4:30 बजे उठना है। And in this whole time period, meditation played a very important role in my life. Like I used to meditate daily for approximately 20 minutes after waking up. तो उठने के बाद मेडिटेशन वगैरह करके उसके बाद 5 सवा 5 तक मैं रिविजन करती थी फॉर एटलीस्ट 1.5 आवर्स। तो रोज अलग अलग टॉपिक की, अगर आज मैथ स्टार्ट किया है तो आज इतना टॉपिक करना है, अगर इसके आगे करना है फिर नेक्स्ट डे इसके दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना है। तो लाइक दिस आई यूज्ड टू रिवाइज डेली। और जो भी मॉर्निंग में पढ़ा होता है वो 1.5 घंटे में, उसके बाद में एटलीस्ट 2 आवर्स तक उनके बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करती थी कि ये चीज़ें याद हो जाए। बिकॉज जब थ्योरी पढ़ने से चीज़ें याद नहीं होती जब तक उसके बेसिक क्वेश्चंस नहीं करते हैं। तो वही मॉर्निंग में रिवीजन वगैरह मेरा फेज रहता था, और उनके बाद फिर पूरे दिन क्वेश्चन सॉल्विंग या फिर वीडियो वगैरह देखना और बेसिक बुक्स वगैरह से पढ़ना और प्रॉब्लम सॉल्व करना, गेट पेपर्स वगैरह। तो ऐसे ही मैंने रिवीजन किया था। और मोस्टली रात में सोने से पहले भी 10-15 मिनट थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेती थी कि आज क्या क्या पढ़ा है, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या क्या था। तो लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि अगर वो टॉपिक पता है ना अच्छे से कि ऐसे ऐसे चीजें हुई हैं, तो रिवाइज करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता और चीजें भूलना भी इतना ईजी नहीं होता, अगर उसके पता पता ग्रेट। सही है। सो तुम्हारा जो रिवीजन स्ट्रैटेजी था कुछ इस तरह का था कि तुम डेली रिवाइज करके सोती थी और उठती थी तो भी तुम पिछला रिवाइज करके ही अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करती थी। बट क्या तुमने कोई ऐसा रिवीजन स्ट्रैटेजी नहीं बनाया था क्या कि आज 15 डेज का मैंने पढ़ा हुआ है तो उसको एक दिन पूरा देना है, 15 डेज, फिर मंथ का रिवीजन भी करना है? या फिर तुम सिर्फ डेली ही रिवाइज करती थी जो एक रात पहले पढ़ा है और अपने आगे बढ़ती रहती थी? एक रात पहले नहीं, लाइक डेली मेरा होता था कि आज एक हफ्ते तक ये सब्जेक्ट करना है, तो हम्म। रोज उस सब्जेक्ट को पढ़ते रहना है कि ये पढ़ा है ये पढ़ा है। फिर जब वो सब्जेक्ट खत्म हो गया तो फिर से नया सब्जेक्ट शुरू कर। लाइक आई हैव मेड नोट्स, तो लास्ट तक आते आते मेरी वो जो एक डायरी थी उसमें मैंने बेसिक नोट्स लिखे थे, वो मैं रोज पढ़ती थी। तो जैसे अगर 10 डेज में वो डायरी मेरी पूरी खत्म हो रही है तो आई अगेन यूज टू स्टार्ट ए डायरी कि ठीक है आज फिर से वो पढ़ना है।
और ऐसे कंटिन्यूअसली वो नोट्स में पढ़ती रहती थी, इस टाइप से। So preparing notes is very important for every aspirant of यस। any exam. Great. So जैसा तुमने बताया कि तुम 4:30 बजे के आसपास रोज उठ जाती थी, so it's really shocking thing for young generation. आज की जनरेशन के लिए तो 4:30 बजे उठना, अपने पापा मम्मी दादा दादी तो उठते हैं, बट आज की जनरेशन के लिए तो बड़ा ही मुश्किल काम है 4:30 बजे उठना। और फिर तुम 5 बजे उठ के 5:15 बजे तक पढ़ाई भी शुरू कर देती थी। तो ये एनर्जी कहाँ से आती थी तुम में, या फिर उठने के बाद ऐसा लगता है कि यार वापस सो जाएं, अलार्म को बंद कर दें? सो वो सब कंफर्ट जोन से तुम कैसे बाहर निकली? क्या तुमने ट्राई किया, या फिर तुम बचपन से ही इन चीजों की आदत थी, सुबह उठना, मेडिटेशन करना, योगा करना? ऐसा नहीं था कि बचपन से आदत थी, पर लाइक फ्रीक्वेंटली मैं करती रहती थी ये सब। पर हाँ, एक टाइम ऐसा था कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि यार नहीं उठ पा रहे हैं अब तो इसके लिए ऑब्वियसली अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत ज़रूरी होता है। वो भी ज़रूरी होता है, मेन मोटिवेशन भी होता है कि जैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कोई चीज़ में, तो वो जो 24 आवर्स होता है वो भी लगते हैं कि यार इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गए। हम्म। तो जब जैसे अगर मैं रात में कुछ पढ़ के सो रही हूँ तो लगता था कि यार इतनी जल्दी टाइम खत्म हो गया है, अब जल्दी सुबह उठ के फिर इसको पढ़ना है कि जल्दी जल्दी चीज़ें समझ आ जाएं और अच्छे से। तो वो ग्रेट। मोटिवेशन था, तो उसकी वजह से मैं उठ जाती थी। और ये भी था कि मॉर्निंग में मतलब फॉर मी इट वर्क्स वेरी वेल कि मॉर्निंग में अलग ही एनर्जी होती है जिससे हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। राइट। तो अलार्म मैं पास में रखती नहीं थी अपने, आई यूज्ड टू कीप इट इन माय कबर्ड सो दैट आई कैन जस्ट वॉक अवे। हम्म। तो इस वजह से मैं उठ जाती थी कि ठीक है, ये और फिर काफी वापस सोने का मन भी नहीं होता। काफी काफी अच्छा है, मतलब अलार्म को इतना दूर रख दो कि जाते जाते ही आपकी नींद उड़ जाए। ये भी सही है। वही, ग्रेट ग्रेट और ग्रेट। मेन मोटिवेशन होता है। गुड। सो आप बात करते हैं कि डेली टाइम टेबल क्या था तुम्हारा, लाइक कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, और ये पूरे ईयर तुम्हारा टाइम टेबल क्या रहा? और एग्जाम के नजदीक आते ही, लाइक 1 मंथ और 1 वीक, तुमने टाइम टेबल में क्या चेंजेस किए, तुम्हारे डेली रूटीन में भी और स्टडी टाइम टेबल में भी? मेरा ऐसा था कि हर मंथ के लिए मैंने सब्जेक्ट डिवाइड किए थे कि जो सबसे मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको पहले खत्म करना है, जैसे मैथ्स हो गया, इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, और जो भी नॉन कोर बायोमेडिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, डिजिटल एनालॉग, ये सारी चीजें, तो इनको पहले खत्म करना है। तो जितना भी टाइम लग रहा है, आधा आधा महीना लग रहा है या 1 मंथ लग रहा है, तो वो पूरा कंप्लीट टाइम उसको दिया था मैंने कि ठीक है, अगर मैथ्स को कंप्लीट करने में 1 महीना लग रहा है, पूरा कंप्लीट टाइम उसको देना है। अब जैसे वो खत्म हो गया है तो नेक्स्ट मंथ में दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया है, पर उस मंथ में अब पिछले वाले के क्वेश्चंस लगाने हैं। फिर जब ये सब्जेक्ट खत्म हो गया है, जो जो खत्म होता जा रहा है उसके कंटिन्यूसली क्वेश्चंस लगाने हैं। हम्म। क्योंकि जब तक क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं चीजें ब्रेन में वो नहीं होती, मतलब सेव नहीं होती। तो अगर कंटिन्यूसली क्वेश्चंस लगाते रहेंगे तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर ही रहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये कॉन्सेप्ट है, ये फंडामेंटल है। तो सबसे मेन होता है कि उस टॉपिक को पढ़ते रहो और फिर उसे क्वेश्चंस करो। तो ऐसे मैंने अलग अलग मंथ के हिसाब से डिवाइड किए हैं। और फिर जब ये सारे सब्जेक्ट खत्म हो गए थे, मोस्टली सितंबर तक एंड हो गए थे, तो उसके बाद फिर डेली थोड़े थोड़े आर्ट्स के लिए, लाइक 2 आवर्स या 3 आवर्स के लिए एक दिन में 3 सब्जेक्ट में पढ़ती थी कि इसकी वीडियोस देखना है और थोड़े इसके नोट्स पढ़ने हैं और फिर इसके क्वेश्चन। राइट, दैट 2 मंथ्स वाज कंप्लीटली रिविजन एंड कंप्लीटली क्वेश्चन सॉल्व। उसमें मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा। ओके ओके। काफी अच्छा है। और अगर मैं बात करूं एग्जाम हॉल की, अभी जैसा कि अपन घर पे बैठ के अपने रूम में बैठ के टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं पूरे साल, फुल मॉक टेस्ट या सब्जेक्ट टेस्ट, उनमें काफी अच्छा स्कोर अगर अपन करते हैं तो अपन को ये लगता है कि अपनी प्रिपरेशन काफी अच्छी है। बट जिस दिन एग्जाम होता है, जिस दिन अपने सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर पेपर होता है, और उसमें अगर पहला ही क्वेश्चन अपन को नहीं आता, या फिर मेजर क्वेश्चंस अपन को नहीं आते हैं, तो अपना दिमाग मतलब स्थिर नहीं रहता है उस जगह, और अपन को लगता है कि यार अब सब कुछ वैनिश होने वाला है। और सो ऐसी कंडीशन क्या तुम्हारे साथ हुई थी, ऐसी सिचुएशन तुम्हारे सामने थी कि तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आया और तुम दिमाग चकराने लगा हो, या फिर
तुमने कैसे अपने आप को काम रखा, कैसे अपने आप को बिल्कुल रखा कि एग्जाम हॉल में भी तुम वैसे ही बिहेव कर रही हो जैसा कि तुम घर पे टेस्ट दिया करती थी, क्वेश्चंस किया करती थी। तो अपने आप को काम कैसे रखा तुमने एग्जाम हॉल में और इतनी अच्छी रैंक हासिल की? उसके पीछे कामनेस काफी जरूरी होती है, तो तुमने वो कामनेस कैसे लाई उस एग्जाम हॉल में, उस रण क्षेत्र में जहाँ पे युद्ध होने वाला था? ओके, सो एक्चुअली ये मेरा पहला टेस्ट था जब मैं इतना पैनिक नहीं हुई थी टेस्ट। ओ, इसके पहले लाइक जेई दिया है, लास्ट ईयर भी गेट दिया था, तो इन सब एग्जाम्स में मेरे साथ कुछ चीजें हुई थी। सबसे पहली बात तो हॉल के अंदर जाके ही थोड़ा मतलब पैनिक होता है कि यार इतना बड़ा हॉल है, एग्जाम होने वाला है। और फिर जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नहीं आते हैं क्वेश्चन, तो वो सब नेचुरल है, वो होता है। बट ये चीजें ना मतलब टाइम के साथ ही खुद सीख पाते हैं कि यार कैसे चीजों को हैंडल करना है। जैसे इस बार जैसे मैंने बोला कि आई शुड डू मेडिटेशन ऑल्सो, तो हम्म, उससे थोड़ा बैलेंस आ गया था कि अब इतना नहीं किसी चीज पे एनर्जी लगाना कि अगर नहीं आ रहा है तो वी हैव टू गो अहेड। तो अगर मैं घर पे भी टेस्ट वगैरह कर रही हूँ तो मैं वैसा ही एनवायरनमेंट बना के करती थी, एक एकदम आइसोलेटेड रूम में, गेट वगैरह लगा के, ना फोन ना बुक कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही जैसे आई एम इन अ रियल हॉल। तो उससे थोड़ा स्ट्रैटेजी बन गया था कि ठीक है, अब इतना नहीं हो रहा है, ठीक है, कर रहे हैं क्वेश्चन, 3 घंटे का टेस्ट है, उसके हिसाब से बस करते रहना है, नहीं आ रहा है आगे बढ़ना है। तो कई बार टेस्ट में ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है बट जो पिछले के मतलब जो और क्वेश्चन होते हैं वो हमें काफी बेटर में बन जाते हैं। तो अगर 100% देखा जाए तो उसमें अगर 30% क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी वजह से तुम नहीं कर पा रहे हो, तो सिर्फ उस पर फोकस करके एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। फोकस ऑन 70% कि यार वो मैं अगर कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो वेयर आई विल बी। तो मोटिवेशन खत्म नहीं करना चाहिए कि ठीक है नहीं हुआ और देखना है, सारे क्वेश्चंस देखना है। अगर पढ़ा है अच्छे से टाइम दिया है तो हो ही जाता राइट। हाँ बिल्कुल, अपने आप को काम खुद से ही रखना होगा, अपन को मोटिवेशन को नहीं है। खोना होगा और पूरा पेपर देना होगा, ये सोचकर ही अपन को पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, राइट। अब यस। मेरा क्वेश्चन है कि तुमने लास्ट ईयर का भी गेट बायोमेडिकल अटेम्प्ट किया था और इस साल भी तुम पेपर में अपियर हुई थी। सो व्हाट वाज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ बोथ ऑफ देम? अगर तुम दोनों पेपर को कंपेयर करती हो तो कैसा था डिफिकल्टी लेवल इस साल का भी और लास्ट ईयर का भी, कैसा लगा तुम्हें? एक्चुअली जब मैंने चीज़ें पढ़ी थी लास्ट ईयर, प्रिपेयर किया था गेट 23 के लिए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे और उसकी वजह से जब मैंने फिर से गेट 22 किया, इट वाज लाइक वेरी इजी पेपर, लाइक बहुत ही इजी पेपर था अगर सही से पढ़ा हो उसको तो। और उसके कंपैरिजन में अगर 23 का देखें, इट वाज मोर ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट, और वो भी बहुत इजी था, लाइक लिटरली पेपर 2023 का भी इजी था, 22 का भी इजी था। बट ये बोल सकते हैं कि 23 में जो पिछले 3 साल के पेपर के कॉन्सेप्ट थे वो मिक्सअप करके बनाए थे क्वेश्चन। तो इट वाज लाइक नॉट मच डिफिकल्ट, इट वाज काइंड ऑफ इजी ओनली, ये ओके। अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। पेपर इजी था, इसके मतलब मुझे बातों से ही समझ में आ रहा है कि आकांक्षा की पहले बार से इस बार काफी ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन थी। सो उस वजह से पेपर काफी इजी लगता है। और अगर आपने पढ़ाई की है तो कितना भी टफ पेपर हो, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस कभी चीजें नहीं जाती हैं, सब चीजें सिलेबस में से होती हैं। बस आपने अगर पढ़ाई अच्छे से की है तो डेफिनेटली वो रैंक आप ही के लिए है, जो कि सिंगल डिजिट या डबल डिजिट जो भी है। सो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि कोई सजेशन है तुम्हारे पास, कोई सजेशन देना चाहती हो तुम उन सभी एस्पिरेंट को जो गेट 24 और 25 की प्रिपरेशन में अब लग गए हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए? तो कोचिंग, यस यू कैन ज्वाइन, हेल्प करती ही है कोचिंग। एंड टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होती है, पर टेस्ट सीरीज भी एकदम सीरियसनेस के साथ ही करना चाहिए। लाइक ऑब्वियसली अब सामने वाले को तो नहीं पता है कि चीटिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुम टाइम ज्यादा ले रहे हो या कम ले रहे हो। तो तुम्हें उस चीज से सीरियस रहना है कि मेरा पेपर है, मैं अगर अभी चीटिंग करूंगा तो उससे कुछ होने ही नहीं वाला। तो लाइक एकदम सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करनी है, टेस्ट वगैरह देने हैं। और मोटिवेशन तो रखना ही है कि अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें क्रिएट करना है, तुम्हें एक्टिव करना है, तो और
और कुछ नहीं आना चाहिए। लाइक यू शुड बी कंप्लीटली फोकस्ड ऑन लाइक वन थिंग, कि यही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे। क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं ना, कि ये भी है, ये भी है, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो फिर फोकस चले ही जाता है कि ठीक है इतनी सारी चीजें करें। तो वो एक फोकस होना बहुत जरूरी है। बस ऑब्वियसली लाइफ में बहुत चीजें चलती हैं, पढ़ाई के अलावा भी बहुत चीजें होती ही हैं जो प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट करती हैं। तो वही है कि खुद को फोकस रखना है। कुछ भी चल रहा है लाइफ, ना फोकस नहीं डिमिनिश करने देना है, फोकस नहीं जाने देना है बस। वेरी अमेजिंग टिप्स आकांक्षा ने शेयर की हैं। और गाइस, आपको फ्री में अगर गाइडेंस लेना है, कंफ्यूज्ड हैं आप गेट को लेके, सो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। हमारा नंबर है 9509939058, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और हमारी टीम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेगी। हम सपोर्ट और गाइडेंस के लिए कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच आकांक्षा फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। और मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ तुम्हें भी और तुम्हारी होल फैमिली को, जिन्होंने तुम्हें सपोर्ट किया, और उस सपोर्ट की वजह से तुम आज यहाँ पे पहुंच पाई हो। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड हम चाहते हैं कि तुम इसी तरह से आगे बढ़ती रहो और अलग अलग एग्जाम्स में अच्छी से अच्छी रैंक लाओ, और एक दिन जो तुम चाहती हो वो तुम्हें मिले। थैंक यू फॉर द सेशन।